वेलकम बैक वंस अगेन। एक बहुत अहम मसला मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप परेशान होकर रह जाते हैं। कुछ लोग तो 8-10 साल क्वैक्स के हाथों में रहते हैं, उसके बाद फिर जब कुछ नहीं नज़र आ रहा होता, पूछ पुछा के आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप बहुत चीज़ें ख़राब कर चुके होते हैं। ऐसे में आज हम आपके साथ परफेक्ट राय और मुफीद मशवरा शेयर करना चाहेंगे। जो लोग परेशान हैं इनफर्टिलिटी की वजह से, बांझपन की वजह से, उन्हें क्या करना है, कितनी देर बाद इलाज शुरू कराना है, पाकिस्तान में इसका जदीद और मौसर इलाज क्या है, क्या कुछ लोगों को परेशान होने की ज़रूरत है, क्या यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनका कोई इलाज नहीं, अगर हैं तो वो कौन लोग हैं। डॉक्टर समीना हक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। स्पेशल थैंक यू इसलिए कहना चाहूँगी कि आपको लोगों की रहनुमाई के लिए बुलाया और आपकी जरा नवाजी है कि आप हाजिर हो गई हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। बहुत ज़्यादा परेशान है। बांझपन क्या काबिल इलाज है? ऑफ कोर्स है। सही तशखीस पहला स्टेप, सही डायग्नोसिस के बाद सही ट्रीटमेंट और मुस्तनिद डॉक्टर, इधर उधर मत फिरें और उसके बाद आप पहले चेक करें कि ये डॉक्टर ऐसे केसेस को कितना डील कर चुका है आपको और अपने डॉक्टर के बारे में जान के फिर जान। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहिबा, बांझपन किन किन सूरतों में आता है, रीज़न इसकी क्या होती हैं? खातून मर्द दोनों इसकी वजूहात हो सकती हैं कि समटाइम एक भी वजह होती है? बेटे, बहुत पहले जब मैं मेडिकल कॉलेज में थी तो हमारे पास औरतों का बांझपन आता था, मेल्स ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होते थे। मगर अब मेल्स का जो तनासब है वो ज़्यादा हो गया है, यानी अराउंड 55 to 60% मेल फैक्टर होता है जब कोई कपल हमारे पास आता है और 45 या 40 to 45 फीमेल कॉजेज होती है। तो ये बहुत ज़्यादा एकदम से परेशान कुन बात है कि मेल्स इतने क्यों अफेक्ट हो रहे हैं। इसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न भी? इसकी स्पेसिफिक रीज़न इज़ लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट, परफ्यूम्स, रोल ऑन्स, कॉस्मेटिक्स, बंद कमरों में रहना, सनशाइन में नहीं जाना, एक्सरसाइज नहीं करना, आर्टिफिशियल फूड खाना, रेडीमेड, ये जितने भी फूड्स हैं इनमें केमिकल्स हैं, केमिकल टेस्ट एनहांसर्स हैं। यानी बेसिकली आप कह रहे हैं नेचर से दूर होते गए, नेचर से दूर होते जाएंगे तो आपको सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे। वो जस्ट ये प्रॉब्लम नहीं है, फिर बहुत सारे दूसरे मसाइल का भी सामना होता है। कब डायग्नोज कराना चाहिए? कितनी देर शादी के बाद आपको वेट करके फिर गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या फिर आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए? इंतज़ार कब तक करना चाहिए? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। नंबर 1, शादी से पहले चेकअप होना चाहिए, प्री मैरिटल काउंसलिंग। डॉक्टर साहिबा, हमारे यहाँ तो ये चीज़ें बुरी समझी जाती हैं। ओहो, बच्ची को लेके जा रहे हो, खुदा ना खास्ता अगर कोई नुक्स निकल आया तो बच्ची की तो सारी जिंदगी शादी नहीं होनी। आजकल प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर POF, बाहर के मुल्कों में इनके क्लब्स बन गए हैं कि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर 25 साल 30 साल 35 साल पे एग्स ख़त्म हो रहे हैं, उन्होंने अपने क्लब्स बना लिए हैं। वो बैठ के एक दूसरे की बातें सुनती हैं, एक दूसरे का गम गलत करती हैं कि हमारे जैसे और भी हैं। तो पूरी दुनिया में औरतों के अंडे ख़त्म हो रहे हैं प्रीमेच्योरली, क्योंकि एग्स जो हैं वो अल्लाह ताला पैदाइश के वक्त डाल के भेजते हैं। नए अंडे औरत के नहीं बन सकते, वो सब उस पर इफ़ेक्ट होते हैं और उसके अंडों का स्टोर जो है बहुत जल्दी डिक्लाइन करता है, उनकी क्वालिटी भी, उनका नंबर भी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक अल्ट्रासाउंड बच्ची का 14-15 साल की उम्र में हो जाना चाहिए। अगर उसको 14-15 ईयर्स तक फर्स्ट वो मंथली रेगुलरिटी स्टार्ट नहीं होती तो इट शुड बी एन आई ओपनर। वेट नहीं करते जाना कि 18-19 साल तक जी वेट करें, नो। अब तो बच्चियों का जो नीचे आता जा रहा है वो मंथली रेगुलरिटी का टाइम विच इज़ 9 and 10 ईयर्स, बल्कि 8 साल पे भी आ रहा है। तो इसलिए बहुत वेट नहीं करना। और सेकेंडली, गेट एन अल्ट्रासाउंड डन जब बच्ची 14 या 15 साल की हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि ओवेरियन स्टोर कितना है, हमें कितनी जल्दी। अभी कल ही मैं एक बच्ची को देख रही थी, 18 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, 25 साल की उम्र में, ऑल फिनिश्ड। मैंने कहा तुम लकी हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी जल्दी शादी कर दी। मेरी इन बातों को लोग बहुत हम तासुर सुनते हैं कि बड़ी एज की हो जाए तो फिर आप जो है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। नहीं बेटे, इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी ओवरीज में स्टोर कितना है। ओके, एज से लेना देना कोई नहीं है इसका? एज से भी लेना देना है, लेकिन अगर अल्लाह सुब्हान तआला ने
आपके अंदर स्टोर ज़्यादा भेजा है, तो आपको 45-50 साल तक आपकी मंथली रेगुलरिटी जो है वो रहेगी। अगर 14 साल की उम्र पे 1 × 1 सेंटीमीटर या 1.5 × 2 सेंटीमीटर की ओवरी है, तो आपके जल्दी एग्स ख़त्म हो जाएंगे। तो अपना करियर और अपना फैमिली लाइफ आपको चूज करना है, और अक्लमंदी से ये चलें और बच्चियां हमारी, क्योंकि एनवायरमेंटल टॉक्सिन, जैसे आप एक सेंटेड कैंडल ही अपने घर में लगाते हैं ना, वो आपके एग्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। अच्छा, तो इसलिए बहुत ये तो आजकल आम होता चला जा रहा है। और कॉस्मेटिक्स, इनके अंदर जितने थैलेट्स और पैराबेन्स हैं वो सब के सब एग्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी सोसाइटी की रहनुमाई चाहूंगी। देखिए, अब एक बच्ची अपनी माँ को नहीं कह सकती कि मुझे पहले जाना है जी, डॉक्टर के पास जाना है, गायनेकोलॉजिस्ट के, बड़ा मायूब समझा जाता है हमारे यहाँ। और अगर कोई ऐसा इशू हो जाए तो सारी जिंदगी उस बच्ची के लिए मसला हो जाता है, उसकी शादी नहीं होती। ये आप समझती हैं, हमारी सोसाइटी में पढ़े लिखे लोगों में ये सब चीजें हैं। आज तक हम थैलीसीमिया का टेस्ट नहीं करा पाए इस वजह से कि बच्ची की शादी नहीं होगी। अगर ये सब होना शुरू हो गया तो फिर मुश्किल नहीं हो जाएगी? देखें, अगर माँ चुप करके एक अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट के पास जाती है विदाउट अनाउंसिंग, और वो देखती है कि उसकी ओवरीज में तो एग्स ही नहीं है, खत्म होने वाले हैं, बजाय इसके कि एक टेस्ट करे, उसकी शादी करे और उसकी तबाही का वो बने, उसको खुद से पता हो कि शी डज नॉट हैव एग्स, ये बेबीज पैदा नहीं कर सकती, उसके लिए कोई ऐसा हस्बैंड ढूंढे जिसकी वाइफ की डेथ हो गई है या बच्चे हैं, उसको घर में किसी औरत की जरूरत है। देखिए, ये अक्लमंदी से चलना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप उसकी शादी कर दें और बाद में डिस्क्लोज हो और फिर उसका घर तबाह हो। ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत से प्रोग्राम्स में ये जब अनाउंस करती हूँ तो रिस्पॉन्स ये आता है कि मैडम तो हमें खामखा डरा रही हैं, और ये तो हम तो करियर को फॉलो करेंगे, हम करियर को तो नहीं छोड़ सकते कि हमारी ओवरीज में एग्स कम है। Well, that's your own choice. I'm here to educate you. I'm here to tell you what is going to happen to you. ठीक है, अगर आपकी ओवरीज अच्छी हैं, उसमें अच्छे, कल आपका सवाल था कि कब चेक करना है। हाँ जी। शादी से पहले चेक करना है। हस्बैंड का या लड़के का जब वो 16-17 साल का हो तो एक सीमन एनालिसिस करा ले। 1500 का 1000 का वो टेस्ट हो जाता है, नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, आप जाके कराएं। फर्ज करें कि उसके सीमन में कोई स्पर्म्स नहीं है, वो फादर नहीं कर सकता बेबीज को, किसी को ना बताए, ऐसी बच्ची ढूंढे जिसको किसी ने छोड़ दिया है, उसके पास 2-3 बच्चे हैं, उसका सहारा बन जाए, ना बताए किसी को भी ना बताए, ना माँ बाप को ना किसी और को, मगर ढूंढे ऐसी बच्ची जिसका सहारा बन सके। तो ये अक्लमंदी से चलने की जरूरत है। आपने टेस्ट नहीं कराया, आपकी शादी हो गई है, एक अच्छी वाली लड़की को आप ले आए। कोई दवाइयां नहीं है कि आप इससे दवाइयों से कोई बेहतरी नहीं बेटे, मेल जिद्दत आ गई है ना डॉक्टर साहिबा। नहीं बेटे, ये देखें, अगर फर्ज करें कि सीमन में कोई स्पर्म नहीं है तो हो सकता है कि हमें पीछे से कुछ थोड़े से टेस्ट वो मिल जाएं स्पर्म्स, लेकिन उसके लिए फिर टेस्ट ट्यूब बेबी करना पड़ता है, और बहुत दफा तो हमें पीछे से भी नहीं मिलते स्पर्म्स, सर्जरी के बाद भी नहीं मिलते। तो बहुत एक्सपेंसिव है ये सारा कुछ, 12-15 लाख रुपए तो ऐसे ही लग जाते हैं, और फिर सक्सेस रेट भी 30-35% है, 100% नहीं है। तो आसान तरीका ये है कि ठीक है, आप उस बच्ची से शादी कर लें जिसके ऑलरेडी बच्चे हैं, अपना इलाज करवाते रहे, हो सकता है आप ठीक हो जाए। अमूमी तौर पे इनफर्टिलिटी की रीजन क्या आती है और इसका इलाज पाकिस्तान में क्या है? डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जी, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। इनफर्टिलिटी का इलाज क्या है पाकिस्तान में डॉक्टर साहिबा? अच्छा बेटे, पहले सवाल का अभी जवाब नहीं आया। हमने तो प्री मैरिटल टेस्ट किए ना, अब शादी हो गई, ठीक है, 3 महीने वेट किया, नहीं कोई पॉजिटिव आया, 6 मंथ्स वेट किया, नहीं कोई पॉजिटिव आया। तो अगर प्री मैरिटल टेस्ट नहीं हुए तो 3 महीने के बाद हस्बैंड सीमन एनालिसिस कराए और बच्ची अपना अल्ट्रासाउंड करवाए, उसके बाद मुस्तनिद डॉक्टर से, और उसके बाद फिर 3 महीने वेट कर लें अगर दोनों के टेस्ट ठीक आ रहे हैं। फिर जब 6 मंथ्स गुजर जाएं तो फिर एक मुस्तनिद इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास चले 6 मंथ के 6 मंथ्स के ठीक है। इलाज क्या है इसका, किस तरह से इलाज? बेटे ये तो कॉज के ऊपर डिपेंड करता है ना कि कॉज क्या है। कॉज होते क्या है डॉक्टर साहिबा? देखो बेटे, आजकल तो मुख्तलिफ किस्म की चीजें हमें नजर आ रही हैं। अब आज ही हम सुनते हैं ना, हार्मोन इम्बैलेंस है और ये इशू है, ये इशू है,
तो उसके लिए दवाइयाँ डॉक्टर्स देना बेटे शुरू कर जब मैं देते हैं। अल्ट्रासाउंड करती हूँ ना तो मुझे सारे हार्मोन्स का अंदाजा हो जाता है कि इस बच्ची के हार्मोन, मैं वो लंबे लंबे टेस्ट वो 50,000 वाले मैं नहीं लिख के देती हूँ। मैं तो स्ट्रक्चर देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि इसके अंदर अभी एक बच्ची मेरे पास अभी सुबह आई है और मल्टीपल अबॉर्शंस के साथ वो आई है, और आज मैंने उसको 5 साल शादी को हो गए और आज मैंने डायग्नोज किया कि उसके 2 यूट्रस हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा बच्चियों में आ रहे हैं। ये भी शायद उन्हीं केमिकल्स की वजह से हैं, क्योंकि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं ये, उनकी माँ ने कोई टॉक्सिन्स खाए होंगे या माँ की डाइट ऐसी होगी जिसमें उसके यूट्रस वगैरह सही तरह डेवलप ही नहीं हो सके। तो माओ को भी बहुत ज़रूरी है ये नॉलेज होना चाहिए, बच्चियों को खुद ये नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल नाइव, उनको कुछ पता ही नहीं है कि हमारी बॉडी क्या कर रही है, हमारे अंदर क्या कुछ है, हमने क्या करना है, इसको डील कैसे करना है। तो मैं मल्टीपल प्रोग्राम्स इसीलिए करती हूँ कि ये नो हाउ बच्चियों को दूं, उनको पता चले कि ये क्या करना है। कुछ रीजन ऐसी होती हैं, थायराइड है तो प्रेगनेंसी नहीं स्टे कर पा रही है, मोटापा बहुत ज्यादा है नहीं स्टे कर पा रही है, तो ये पेशेंट को देख के पहले ही आप बता देते कि ये इशू हो सकते हैं, इनिशियल ये टेस्ट करा लें या वेट रिड्यूस कर लें, ये रीजन होती है। देखो बेटे, लंबी चौड़ी हार्मोन्स की लिस्ट नहीं है। हमारे यहाँ थायराइड का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया है, और वो यही है, प्लास्टिक की चीजें, ये आर्टिफिशियल मसाले, ये परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, ये यू नेम इट, इतनी आर्टिफिशियल हमारे पास चीजें हैं, प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं, केचप में, मेयोनेज में, हम खाए जा रहे हैं। ठीक है, तो जो मेन है वो थायराइड। आप डायबिटीज को एक्सक्लूड कर लें, ये मेन हार्मोन्स हैं। प्रोलैक्टिन आपने जरूर चेक करवाना है, बाकी ये प्रोजेस्टेरोन और एएमएच और ये कराने की जरूरत नहीं है, वो अल्ट्रासाउंड से अंदाजा हो जाता है। जो मेन टेस्ट है वो आपने बिल्कुल सही कहा, थायराइड का टेस्ट बहुत जरूरी है, प्रोलैक्टिन का जरूरी है, एएमएच भी ना कराएं वो तो हमें ओवरी के साइज से पता चल जाता है कि इसका एएमएच कितना होगा। ठीक है, तो ये मेन टेस्ट करने के बाद फिर आप, अगर मेल का टेस्ट ठीक है तो फिर आप स्ट्रक्चरल डिफेक्ट देखेंगे कि यूट्रस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज तो नहीं है, फाइब्रॉइड तो नहीं है, ये कॉमन चीजें हैं। और आप बिलीव मी, जितने हम कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब एंडोमेट्रियोसिस, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, फाइब्रॉइड, ये कॉस्मेटिक्स करते हैं। इनमें थैलेट्स और पैराबेन्स हैं जो जीनो ईस्ट्रोजन्स हैं, वो अंदर जाके ईस्ट्रोजन बनाते हैं जो आम ईस्ट्रोजन से ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, ये जो स्मॉग है ये स्मॉग नहीं है, इसमें हार्मोन डिसरप्टर्स, इनका नाम रखा गया है हार्मोन डिसरप्टर्स। आपकी पूरी बॉडी न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स पे चलती है, ये सब चीजें हार्मोन्स को तहस नहस कर देती हैं। जिन 2-3 इश्यूज का आपने नाम लिया, ये काबिल इलाज है? बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल है। अगेन आपके गायनेकोलॉजिस्ट पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन अ गुड चॉइस ऑफ योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड यू आर विलिंग टू चेंज योर लाइफस्टाइल। अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करने के उसमें नहीं है, आपका मोटापा भी उतना ही रहता है, आप रातों को जागते हैं, दिन को सोते हैं, तो फिर ना तो मेलाटोनिन सिक्रीट होगा जो आपके पूरे हार्मोन्स को, ये हार्मोन कंट्रोल करता है, मेलाटोनिन की कमी होगी, इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होगा। इशा और तहज्जुद के बीच में इम्यून सिस्टम भी डेवलप होता है, मेलाटोनिन भी सिक्रीट होता है। तो अगर आप रातों को जाग रहे हैं और दिन को सो रहे हैं, आप 12 घंटे भी सोते रहे, मेलाटोनिन सिक्रीट नहीं होगा। तो इसलिए ये लाइफस्टाइल चेंजेस तो बहुत जरूरी हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस, क्या बहुत ज्यादा मोटापे के साथ बच्चा पैदा नहीं किया जा सकता? और कहा जाता है कि हाइट छोटी है तो ये तो कंसीव नहीं कर पाएगी, ये भी इशू होता है? नहीं, हाइट छोटी में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, कंसीव कर जाएगी, क्यों नहीं करेगी। और मोटापा, यस, मोटापा जो है वो तो हार्मोन्स सारी गड़बड़। मोटापा क्यों होगा? या तो थायराइड की कमी की वजह से होगा, मोटा हो जाता है हाइपोथायराइडिज्म में, या मोटापा हुआ है तो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। ये लोग कहते हैं ना कि जी वो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है जी, हमारे मंथली रेगुलरिटी बंद हो गई तो हम मोटे हो गए। ये मैं आज आपके चैनल से इनको एजुकेट करूं कि ये स्टोरी उलट है। पहले मोटापा होता है, फिर पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होती है और फिर मंथली रेगुलरिटी बंद होती है। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी अहम टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक है, क्योंकि जब आपका कोई स्पेशल इवेंट होता है तो आप चाहते हैं वो सबसे डिफरेंट हो, और आजकल तो वैसी थीम को फॉलो किया जा रहा है। शादियों का सीजन है और शादियों से पहले ही शादी के इवेंट जो है वो शुरू हो जाते हैं। ढोलक होती है जी आपकी, फिर इसके अलावा माइयों का एक इवेंट होता है, फिर इसके अलावा जी आपने अपनी मेहंदी के लिए बड़ा स्पेशल प्लान किया होता है। तो
इनके लिए स्पेशल थीम डिकोर बहुत मैटर करती है। अब सब चाहते हैं कि हमारा इवेंट हमेशा यादगार रहे, इसमें कुछ ऐसा हो, कुछ सेटिंग ऐसी हो कि जो लोग आए वो कहें कि वाह भी ये तो डिफरेंट है कुछ। तो ये डिफरेंट करने के लिए जो हमारे इवेंट डिज़ाइनर हैं वो बहुत ज़बरदस्त काम जो है वो कर रहे होते हैं। जी बिस्मा इमरान ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बिस्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक ठाक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। थैंक यू सो मच। चैलेंजिंग होता जा रहा है, अब हर कोई चाहता है कि इवेंट स्पेशल भी हो, डिफरेंट भी हो। तो डिफरेंट बट कुछ ये इवेंट है ना जैसे मेहंदी है, इसकी कुछ चीज़ें तो हमारे बचपन से ही हम देख रहे हैं चलती आ रही हैं, इवन हमारे पेरेंट्स के बचपन से ही चलती आ रही है। हम उनको जब तक फॉलो ना करें तो ऐसा लगता है कोई कुछ मिसिंग है। सो ये नई जिद्दत जो है ये चीज़ों को किस तरह से लेके आ रही है, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमारे इवेंट को चार चांद लगा सकती हैं? अच्छा, तो बेसिकली इवेंट प्लानिंग और इवेंट डिज़ाइनिंग के अंदर बड़ी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, जिसके अंदर आपने जिस तरह आपके पास जो स्पेस है आपने उसको किस तरह डिज़ाइन करना है, उसका कैसे लेआउट बनाना है। हर इवेंट के अंदर लेआउट डिज़ाइनिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्या सिर्फ बड़ी स्पेस पे ही आप अच्छा सा इवेंट कर सकते हैं? नहीं, डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ गेस्ट कितने आपके इवेंट पे, फिर हम उसके अकॉर्डिंग स्पेस देखते हैं कि स्पेस पे इतने आपके गेस्ट अकोमोडेट हो सकते हैं। फिर हम उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं कि किस तरह हमने इस इवेंट को डिज़ाइन करना है, क्या कलर स्कीम हमने यूज़ करनी है। सबसे मेन चीज़ जो मुझे लगता है कि डिजाइनिंग के अंदर इम्पोर्टेंट है वो लाइटिंग है। लाइटिंग का बड़ा अच्छा रोल प्ले, वो देखिए ना जितने गेस्ट आ रहे हैं उन्होंने उस लाइट से खूबसूरत नजर आना है। एग्जैक्टली, और लाइट्स का बड़ा रोल प्ले होता है आपके पूरे इवेंट डिजाइनिंग के अंदर। बाकी फ्लोरल अरेंजमेंट्स का होता है कि आपने किस तरह किस चीज़ को प्रेजेंट किया, कौन से कलर्स आपने यूज़ किए हैं, और अगर आप मल्टी कलर्स में भी जा रहे हो तो ऐसे कौन से कलर्स हैं जो आपको, ऐसे कलर स्कीम्स बेसिकली जिसके जो आपको बैलेंस करनी पड़ती हैं ताकि इवेंट की लुक जो है वो डिफरेंट लगे और पता चले कि एक डिजाइनर इवेंट हुआ हुआ है। ठीक है, मेहंदी का इवेंट क्या ज्यादा फूल ही उसमें होने चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है, उसके अंदर फूल होने चाहिए। डिफरेंट हम एलिमेंट्स उसके अंदर कर सकते हैं, ड्रेप्स कर सकते हैं कलरफुल, फिर हम डिफरेंट तरह के फ्लावर्स, हम सनफ्लावर्स को यूज करते हैं आजकल, और इस तरह मेहंदी के इवेंट्स को हम डिफरेंट करते हैं लाइट्स के साथ, डिफरेंट क्रिएटिव हैंगिंग्स के साथ। और ज़्यादातर माइयों के इवेंट्स लोग घर में प्रेफर करते हैं और मेहंदी के इवेंट्स आउटडोर फार्म हाउस पे होते हैं। बिल्कुल, आजकल डे इवेंट भी चल रहे हैं। हाँ जी, आजकल डे, उसमें भी आपके पास मार्जिन होता है कि आप अपनी पसंद से जो मर्जी डिकोर हाँ जी करा सकते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन डे इवेंट पे ये होता है कि हम फिर सारी रात उधर इवेंट पे होते हैं, सारी रात हम फिर इवेंट को डिज़ाइन करते हैं, प्लान करते हैं, तो लेकिन हो जाता है सब कुछ। जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बजट फ्रेंडली भी होना चाहिए ना। आजकल सबसे पहले तो आपको अपनी जेब देखनी पड़ती है, ऐसा ही है। बजट फ्रेंडली और खूबसूरत इवेंट मुमकिन है आज के दौर में? हाँ जी, मुमकिन है, क्यों नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि डिज़ाइनिंग जो है अच्छी डिज़ाइनिंग बेसिकली पैसा नहीं होती, टेस्ट होती है कि आपने किस तरह इवेंट को प्रेजेंट करना है। और मेरे लिए वैसे भी क्लाइंट का बजट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और आई थिंक वो आपका अच्छा डिजाइनर जो है ना वो आपको मैनेज करके चीजें दे देता है। एग्जैक्टली, अब क्लाइंट का बजट बड़ा, क्लाइंट को भी चाहिए कि हमें बजट बताएं, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग उनका इवेंट प्लान करते हैं, उनको बताते हैं कि अच्छा ये चीज़ अगर आप यूज़ कर लेंगे तो इससे आपका इवेंट ज़्यादा अच्छा होगा और ये आपके बजट में भी चीज़ आ जाएगी। ठीक है, आजकल हम आर्टिफिशियल चीज़ों में भी देख रहे हैं, फ्लावर्स कुछ आर्टिफिशियल होते हैं, समटाइम कुछ मिक्स कर दिए जाते हैं, तो प्रेफर लोग ज़्यादा किसे करते हैं? अच्छा, अगर हम फुल आर्ट फ्रेश में जाते हैं तो ऑब्वियसली वो फिर हमारे बजट से आउट हो जाता है, लेकिन अगर हम इसको मिक्स करते हैं, लेकिन उसका भी एक तरीका है कि आपने उसको लगाना किस तरह, आपने उसको प्रेजेंट कैसे करना है। जिस तरह हम अगर फ्रेश फ्लावर्स में जाते, मिक्स फ्लावर्स में जा रहे हैं तो उसके नीचे हम बेस सारी लीव्स की फ्रेश में करते हैं, और उसके ऊपर फिर हम मिक्स फ्लावर्स करते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसे ही लगता है ओरिजिनल है। और प्लस ये भी चीज़ बड़ी मैटर करती है कि आप ज़ाहिर बात है आर्टिफिशियल फ्लावर की क्वालिटी कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी ना तो ऑटोमेटिकली वो फ्रेश ही लुक देगा। ठीक है, लेट्स सपोज मेरा बजट कम है, मैं आपके पास आई हूँ, मुझे अपना स्टेज भी परफेक्ट चाहिए, मुझे एंट्रेंस भी परफेक्ट चाहिए, मुझे फ्लोर भी परफेक्ट चाहिए, तो फिर आप कौन सी चीजें कम कर देंगी जिन पे इतनी नजर भी नहीं जाती और अच्छा सा एक इवेंट डिजाइन हो सकता है? अच्छा, तो बेसिकली ना मैं मेरे पास जब भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं तो मैं उनको यही हमेशा कहती हूँ कि अगर उनका बजट कम होता है तो कुछ चीजें ऐसी हैं, फॉर एग्जाम्पल मेहंदी के इवेंट पे उसके ऊपर डांस फ्लोर होता ही होता है, ठीक है, लेकिन अगर हम उस पर वॉकवे नहीं करते तो वो मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, डांस फ्लोर इंपॉर्टेंट है, डांस फ्लोर की सीलिंग भी इंपॉर्टेंट है,
तो हम मेहंदी के इवेंट पे डांस फ्लोर तो लाजमी करते हैं, फिर हम उस एरिया को ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। वॉकवे अगर हम स्किप कर दें तो उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता मेहंदी के इवेंट्स में। एंट्रेंस हम अच्छी करते हैं, तो काफ़ी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमें पता होता है कि अच्छा ये मेहंदी का इवेंट है, इसके ऊपर ये इंपॉर्टेंट नहीं है और ये बजट फ्रेंडली भी हो सकता है, तो हम इस तरह चीज़ों के साथ प्ले कर लेते हैं। आजकल स्टेज कैसे चल रहे हैं, खास तौर पे मेहंदी माइयों को देखना है, वो एक टाइम था कि वो झूले वाला ट्रेंड बड़ा था, हर किसी की शादी पे वही पड़ा होता था, तो अब क्या चल रहा है? अच्छा, अब बेसिकली हर चीज़ चल रही है और बस ये है कि आपने मेरे लिए जिस तरह मेरे पास अगर क्लाइंट्स आते हैं तो सबसे पहले मैं उनकी स्टोरी सुनती हूँ, या उनकी कोई जिस तरह देखें, हर एक के लिए शादी सब के लिए एक ड्रीम होती है कि हमने उसके लिए हर ब्राइड ने सोचा होता है कि अच्छा मुझे ये कलर्स, इस तरह की चीजें, तो बस मैं पहले उनकी स्टोरी सुनती हूँ, फिर मैं अपना उनको बताती हूँ। हाँ, ऑब्वियसली ड्रेस कलर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर ब्राइड ने रेड पहना है तो हम डिकोर में बिल्कुल रेड ऐड नहीं करेंगे। हाँ, वो फिर मर्ज हो जाता है, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ब्राइड है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ब्राइड है, और हम भी यही चाहते हैं कि ब्राइड हमारे लिए ब्राइड ही सबसे अच्छी लगे। तो वो यही चीज़ है कि हम सबसे पहले ब्राइड के ड्रेस का कलर, फिर हम उसको उसके साथ मर्ज करते हैं। अगर जिस तरह वलीमे का इवेंट है तो वलीमे के इवेंट पे हम ज़्यादा पेस्टल कलर्स, लाइट कलर्स इनमें जाते हैं, ताकि वो एक वलीमे की लुक भी आ जाए और ब्राइड भी जो है वो प्रोमिनेंट हो। और अगर हम जिस तरह फॉर एग्जांपल जो ब्राइड को रेड कलर पसंद है और वो मुझे कहती है कि नहीं बिस्मा मुझे रेड ऐड कर दो डिकोर के अंदर, तो वो भी ऐड करने का एक तरीका है कि हम टिंट ऑफ रेड ऐड करते हैं, जिसके अंदर ये है कि ब्राइड का ड्रेस भी प्रोमिनेंट हो रहा होता है और वो रेड की थीम भी आ रही होती है। ऐसे नहीं हम कर सकते कि अगर ब्राइड का कलर रेड है तो हम टोटल एक रेड डिकोर में चले जाएं। तो उसके अंदर ये है कि हम जिस तरह फ्लोरल के अंदर रेड यूज कर लेंगे या कर्टन्स के अंदर रेड कर लेंगे, बाकी हम जो इवेंट है वो सारा गोल्ड एंड बेज में चले जाएंगे, तो वो बड़ा एक कंट्रास्ट और बड़ा अच्छा इवेंट हो जाता है। अच्छा, आजकल ना ट्रेंड है, अगर ढोलक है और आप वैसे ही गेट टुगेदर कर रहे हैं, उपटन है, माइयों है, तो आप एक वॉल सिर्फ अच्छी सी रेडी कर लेते हैं जहाँ पे दुल्हन को बिठा दें, जहाँ पे पिक्चर्स आप ले लें। सो इसमें ये बजट फ्रेंडली हो जाता है। हाँ, ये बजट फ्रेंडली हो जाता है कि अगर आप एक बैकड्रॉप अच्छा सा बना लें, जो जिस तरह अगर किसी का घर पे इवेंट है और वो मुझे कहते हैं कि बिस्मा में इधर एक छोटा सा बस एक बैकड्रॉप लगा दो, बट वही बात है कि बैकड्रॉप भी एक ऐसा डिजाइन हुआ हो, उसके अंदर वो इसके अंदर बजट का नहीं है, उसकी डिजाइनिंग है। पिक्चर्स में ऐसा लगना चाहिए कि वो बस पता चले इतनी सी जगह नहीं है, प्रॉपर एक डिकोर। एग्जैक्टली ऐसे ही। पिक्चर्स भी मैटर करती हैं, बट मेरे लिए तो सबसे ज्यादा मैटर करती है कि जो गेस्ट वहां पर आ रहे हैं, देखें अगर आपका इवेंट है और वो 500 लोगों का इवेंट है फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने तो आपको इवेंट ऐसा करके देना है कि 500 लोग आपसे पूछ के जाएं कि आपने इवेंट किससे करवाया, तो 500 लोग मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। तो मैंने अपना बेस्ट ही देना है, बेशक उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, तो वो मैं बेस्ट ही करती हूं। सब लोग जो है ना, जो आजकल सीजन है, तो मेरे ख्याल से सब लोगों का यही माइंड होना चाहिए कि वो 500 ही उनके कस्टमर है आने वाले। काम ऐसा होना चाहिए कि वो खुद अपने मुंह से बोल रहा हो। और वैसे भी मेरा जितना भी काम है वो वर्ड ऑफ माउथ है, और अगर मैं आपको अच्छा डिलीवर नहीं करूंगी तो आप मुझे आगे रेफर ही नहीं करेंगी। तो बेसिकली मेरा काम ही सारा आप समझ ले कि वर्ड ऑफ माउथ और इस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मुझे प्रॉप्स बताएं आजकल कौन से यूज होते हैं इस तरह के इवेंट्स में? माइयों के इवेंट पे दोनों, मेहंदी और माइयों दोनों में। अच्छा, समहाउ मिलते जुलते ही होते हैं ना ये इवेंट। अच्छा, बेसिकली प्रॉप्स आजकल फोटो बूथ कॉर्नर्स का बड़ा ट्रेंड आ गया, जिसके ऊपर हम एंट्रेंस के ऊपर कुछ कॉर्नर्स क्रिएट करते हैं। अब एक आजकल हम रिसेंटली मिरर का बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया है कि स्टैंडिंग मिरर होता है, वो सबको बहुत चाहिए। हर इवेंट के ऊपर हर ब्राइड मुझे कहती है वो मिरर आपने लाजमी करना है, और वो गेस्ट भी बड़ा एंजॉय करते हैं, आते जाते अपने आप को देखते हैं, तो उससे भी गेस्ट बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ट्रेडिशनल भी होता है कि लोग चाह रहे होंगे अच्छा वो जो पुराने वाला, हाँ पुराने, वो तो हम देखें ना थीम डिजाइन करते हैं हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हर क्लाइंट के उसके मूड बोर्ड के अकॉर्डिंग हम एक प्रॉपर एक मूड बोर्ड्स बनाते हैं, और उसके ऊपर फिर हम डिजाइनिंग करते हैं कि अच्छा ये इसको ट्रेडिशनल, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर किसी का मेहंदी, माइयों, कवाली इस तरह का इवेंट है तो हम माइयों को थोड़ा ट्रेडिशनल ले जाते हैं, मेहंदी को थोड़ा सा हम स्टाइलिश इवेंट कर लेते हैं, फिर कवाली को फिर ट्रेडिशनल ले जाते हैं, फिर कलर स्कीम बड़ी मैटर कर रही होती है। अच्छा, हम जिस तरह अगर माइयों पे हमने येलोज यूज कर लिए तो मेहंदी पे हम जरा डिफरेंट कलर्स यूज कर लेते हैं। वाली थी, बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आपने एक इवेंट जो है वो येलो के साथ अपना ले गए तो फिर इवेंट माइयों का रह जाता है, उस पे अगर आप येलो कर लेंगे तो आप मेहंदी पे नहीं करना। फिर ऑप्शन क्या होती है? फिर ऑप्शंस हमारे पास बहुत ऑप्शंस है आजकल, तो आपको पता है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपने
किस कलर को किसके साथ मैच करना है और किस तरह इवेंट आपका उठ सकता है। तो बेसिकली ऑरेंज में हम जा सकते हैं, ऑरेंज पिंक्स में जा सकते हैं, शॉकिंग पिंक कलर्स, इस तरह के कलर्स में हम मेहंदी पे जा सकते हैं। आपके गेस्ट की सिटिंग जो है वो कंफर्टेबल होनी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। सब गेस्ट आते हैं, अगर डांस फ्लोर है तो वो भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नजर आए, अगर दुल्हा दुल्हन सामने है तो वो भी, अगर पीछे वालों को ना नजर आए, लेट्स सपोज आपका इवेंट अगर बड़ा है तो फिर बड़ी परेशानी होती है। तो इसको कैसे मैनेज किया जाता है? इसको हम इस तरह मैनेज कर सकते हैं कि बेसिकली मेरे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फर्नीचर बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए और थीम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब मैं जितने भी अपने इवेंट्स प्लान करती हूँ, मैं हर फर्नीचर अपनी थीम के अकॉर्डिंग रखती हूँ। जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल वही मैं मेहंदी माइयों का इवेंट है तो उसके ऊपर मेरी कोशिश होती है कि जितने भी कुशन्स हैं वो कलरफुल हों, वो उसके ऊपर गोटे का कुछ काम हुआ हो, या कस्टमाइजेशन की तरफ हम चले जाते हैं तो वो कलरफुल थोड़ा सा टच आ जाता है लाउंजेस की सूरत में, या फिर आप समझ लें कंफर्टेबल सिटिंग के उसके ऊपर कि वो सिटिंग भी हमारी इसी तरह की होती है कि कलरफुल। फिर हम डांस फ्लोर के साइड्स पे ऑटोमन्स रखते हैं, सेटीज रखते हैं जिसपे इजीली लोग बैठ के डांसेस एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हम जरा उस थीम में आ जाते हैं। फिर हमारी जो थीम आती है बारात और वलीमे की, उस पे हम जरा न्यूट्रल कलर्स में ही जाते हैं और वो अच्छे भी उसी में ही लगते हैं। और चले, ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, अच्छा काम करने वाले बहुत ज्यादा हैं। आपने अपना इवेंट खुद प्लान करके बस एक इवेंट प्लानर के पास जाना है और वो आपको अच्छा सा आपका इवेंट जो दे देंगे। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज बेसिकली यही देना चाहूँगी कि जितने भी खास तौर पे जो इवेंट स्पेशल बनाना चाह रहे होते हैं ना, डिफरेंट करना चाह रहे होते हैं, अगर आपके पास आ रहे हैं तो उन्हें पहले से क्या चीजें सोच के बेसिकली उनको मार्केट सर्वे करना चाहिए। ठीक है, मार्केट सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं या मेरे जितने भी हैं, आजकल लोग मार्केट नहीं सर्वे करते, सोशल मीडिया देख के आ जाता है ना। हाँ, सोशल मीडिया, लेकिन आपको पता है मार्केट सर्वे करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह पता होता है अगले को कि अच्छा ये रेट्स चल रहे हैं, ये चीजें इतने की हो चुकी हैं। क्योंकि देखिए कुछ चीजें हो ही इतने की गई हैं, वो फिर हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होता कि उसको उस चीज में हम कम करें या जैसे भी उसको मैनेज करें। बट मुझे ऐसे लगता है मार्केट सर्वे बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, आपको अंदाजा हो जाता है कि जिस टाइप का आप इवेंट आ रहे हैं वो कितने बजट में हो सकता है। थैंक यू सो मच बिस्मा, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे जी आपको। वेलकम बैक। आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रही हैं जी। सालगिरह है अब्दुल हनान की, अरसल की, और इसके बाद जी हमाद आमिर की, अनाया की, आतिका आमिर की और मोहम्मद इर्तजा की। आप लोगों को बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। आप भी अपनी सालगिरह को स्पेशल बना सकते हैं। परेशान ना हो कि कल संडे है, पता नहीं हमारी बर्थडे जो है वो लिस्ट में शामिल होगी या नहीं। मंडे को हम संडे और मंडे दोनों वाली लिस्ट शामिल कर लेंगे जी। आप पिक्चर भेजें, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। मंडे को जी आपकी सालगिरह भी हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अगला सेगमेंट है बिग स्क्रीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।